हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एग्ज़ाम टाइम। आज के इस वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे जो कि है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, और ये एक बिज़नेस मैनेजमेंट का पार्ट है। और जैसा कि आप जानते हो, हम आपको बिज़नेस मैनेजमेंट की वीडियोस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम साइंटिफिक प्रिंसिपल और हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल को डिस्कस करेंगे, और मैं कोशिश करूँगा ये दोनों ही प्रिंसिपल एक वीडियो में कवर करने की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को और ख़त्म करते हैं प्रिंसिपल्स को। तो सबसे पहले जान लेते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है क्या। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एक ब्रॉड और जनरल गाइडलाइंस है मैनेजर के लिए, जो कि उसके डिसीजन मेकिंग में उसे हेल्प करती है। जैसे कि यहाँ पे बताया भी गया है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइंस फॉर मैनेजेरियल डिसीजन मेकिंग एंड बिहेवियर। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर नॉट एज रिजिड एज प्रिंसिपल ऑफ साइंस। हम जो कि साइंस अपने क्लास 10th में पढ़ते हैं, या जो भी साइंस है जो कि पूरे ऑल वर्ल्ड में अप्लाई होती है, ऑल इंडिया में अप्लाई होती है, या पूरे यूनिवर्स में अप्लाई होती है, हमारी मैनेजमेंट प्रिंसिपल उस प्रिंसिपल के जैसे रिजिड नहीं है। हम उसमें चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन आप नेचुरल साइंस पे कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते, वो रिजिड होते हैं। तो सबसे पहले हम फ्योल के प्रिंसिपल को डिस्कस कर लेते हैं। फ्योल ने टोटल 14 प्रिंसिपल दिए थे। फ्योल ने कोशिश किया था कि उन 14 प्रिंसिपल के थ्रू ऑर्गेनाइजेशन को डिफाइन करने की। अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन उस 14 प्रिंसिपल को अडॉप्ट कर लेती है तो फ्यूचर में जाके वो ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल बन सकती है। तो एक एक करके सारे 14 प्रिंसिपल को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है डिवीजन ऑफ वर्क। फ्योल का कहना था, आपके पास जो भी वर्क है उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करो, और हर एक वर्क एक इंडिविजुअल को असाइन करो, उसके क्वालिटी के बेसिस पे या उसके एबिलिटी के बेसिस पे। इट मीन्स आपके पास अगर एक कोई वर्क है तो सबसे पहले उसको छोटे छोटे पार्ट में आपने डिवाइड कर दिया, फिर किसी इंडिविजुअल को उसके एबिलिटी के अनुसार आपने उसे वर्क असाइन कर दिया। सेकेंड प्रिंसिपल, फर्स्ट प्रिंसिपल यही है, वर्क इज डिवाइडेड इन स्मॉल टास्क, job, and a trained specialist who is competent enough to perform that job does each work. Does it lead to greater efficiency, specialization and increased productivity? अगर आप ऐसा करते हो तो आपके एम्प्लॉयज़ की एफिशिएंसी इंक्रीज कर जाएगी, वो स्पेशलाइज्ड हो जाएंगे और उनकी प्रोडक्टिविटी में भी इंक्रीमेंट आएगा। सेकेंड प्रिंसिपल है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी का मतलब होता है पावर, और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है जिम्मेदारी। तो अथॉरिटी मीन्स पावर टू टेक डिसीजन, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स ऑब्लिगेशंस टू कंप्लीट द जॉब ऑन असाइंड टाइम। इसका मतलब है, अथॉरिटी का मतलब होता है पावर जिसके थ्रू हम डिसीजन लेते हैं, और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है किसी काम को कंप्लीट करने की जिम्मेदारी या ऑब्लिगेशन। तो फ्योल का कहना था अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी में बैलेंस होना चाहिए। अगर आप किसी एम्प्लॉय को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो तो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग उसे अथॉरिटी भी दो। ये नहीं कि अथॉरिटी ज़्यादा दे दी और रिस्पॉन्सिबिलिटी कम दे दी है, और ऐसा भी नहीं कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत कम दे रखे हो और अथॉरिटी भर भर के दे दी आपने। तो फ्योल ने वही बताने की कोशिश की है, दोनों के बीच में एक बैलेंस होना चाहिए। There should be a balance between authority and responsibility. Responsibility without authority makes an executive less interested in discharging duties. अगर आप कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी एम्प्लॉय को दे रखे हो और बिना अथॉरिटी के दे रखे हो तो वो एम्प्लॉय कहीं ना कहीं काम करना नहीं चाहेगा। सिमिलरली वैसे ही अथॉरिटी आप दे रहे हो, आप किसी एम्प्लॉय को अथॉरिटी तो दे दीजिए लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी दिए ही नहीं, वो उसके बिहेवियर में एरोगेंसी आ जाएगी, वो अपने पावर का मिसयूज करेगा। थर्ड प्रिंसिपल है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन एक गाइडलाइंस है, एक रूल है जो कि हर एक एम्प्लॉयज पे अप्लाई होता है। ये डिसिप्लिन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को डिफाइन करती है, और डिसिप्लिन पब्लिक की आंखों में एक इमेज क्रिएट करती है ऑर्गेनाइजेशन को लेकर। तो वही बताया गया इसके अंदर, डिसिप्लिन इज द ओबीडियंस टू ऑर्गेनाइजेशनल रूल्स एंड एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट which are necessary for the working of the organization. Discipline requires good supervisors at all level, clear and fair agreement and judicious applications of penalties. Penalty point यहाँ पे important है। फोर्थ पॉइंट है यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड का क्या मतलब है? यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब है, फ्योल का कहना था इस प्रिंसिपल के अंदर,
एक सबऑर्डिनेट को बस एक ही सुपरवाइजर गाइड करेगा। इट मीन्स वो जो भी आप सबऑर्डिनेट को गाइड कर रहे हो वो बस आपके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, अलग से कोई और सुपरवाइजर उसको गाइड नहीं कर सकता है, उसके लिए वो जिम्मेदारी नहीं ले सकता है। इसका मतलब है आपको संभालने के लिए बस एक ही बॉस होगा, आप दूसरे बॉस के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगे। आपको जो बॉस, आपका अपना बॉस जो कहेगा आप वही करोगे, दूसरा बॉस कुछ भी कहे आपको उससे कोई मतलब नहीं है। इससे क्या होगा, आपके दिमाग में वो कन्फ्यूज़न क्रिएट नहीं हो पाएगा जो कि आपको दूसरे बॉस अगर गाइड देते हैं, कुछ भी आपको सजेशंस देते हैं, कोई भी काम करने के लिए बोलते हैं, तो आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाओगे दोनों बात को लेकर। तो फ्योल का कहना था इंडिविजुअल के दिमाग में वो क्लैरिटी रहना चाहिए, कॉन्फिडेंस रहना चाहिए जिसके थ्रू वो अपने काम को कंप्लीट कर सके। तो यूनिटी ऑफ कमांड में आपको याद रखना है देयर शुड बी वन बॉस फॉर वन हेड या वन एम्प्लॉय। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में बताया गया है अगर आप एक ग्रुप के लीडर हो, आपने जो प्लान फॉर्मुलेट करा है उसी प्लान के बेसिस पे आपके ग्रुप में जितने भी मेंबर्स हैं उसी प्लान को फॉलो करेंगे। आप जिस डायरेक्शन में मूव करोगे वो सारे ग्रुप मेंबर्स आपके डायरेक्शन में मूव करेंगे, आपके पीछे पीछे। तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब है पूरी ऑर्गेनाइजेशन सेम ऑब्जेक्टिव, एक ऑर्गेनाइजेशन का एक सेम ऑब्जेक्टिव होना चाहिए और उसी को अचीव करने के लिए सारे एम्प्लॉयज़ अपने काम को परफॉर्म करेंगे। All the units of organization should move towards the same objective through coordinated and focused effort. Each group of activities having the same objective must have one head or one plan. This ensures the unity of action and coordination. अगर आप ऐसा करते हो तो आप अपने काम को अच्छे तरीके से कंप्लीट कर पाओगे और आपके बीच में कोऑर्डिनेशन बना रहेगा। सिक्स्थ पॉइंट है इसके अंदर, या सिक्स्थ प्रिंसिपल है आपका सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हेनरी फ्योल ने बताने की कोशिश की है कोई भी एम्प्लॉयज़ का प्रेफरेंस नीचे होना चाहिए और ऑर्गेनाइजेशन के प्रेफरेंस को आप प्रायोरिटी दो। आपका ऑर्गेनाइजेशन का प्रेफरेंस जो भी है, ऑर्गेनाइजेशन का जो भी इंटरेस्ट है वो ऊपर बैठा रहेगा और किसी एक इंडिविजुअल का इंटरेस्ट प्रेफरेंस वो उससे नीचे रहेगा। द इंटरेस्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन शुड टेक प्रायोरिटी ओवर द इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल एम्प्लॉय। आप अपने काम को प्रायोरिटी दोगे, अपने इंटरेस्ट, सेल्फ इंटरेस्ट को आपको प्रायोरिटी नहीं देना है। इन सिंपल वर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट टू बी प्रायोरिटाइज्ड ओवर इंडिविजुअल इंटरेस्ट। सेवेंथ प्रिंसिपल है रेम्यूनरेशन टू एम्प्लॉय। इसमें हेनरी फ्योल का कहना था आपको हर एक एम्प्लॉय को एक अच्छा खासा रेम्यूनरेशन पे करना है उसके वर्क के अकॉर्डिंग। ये नहीं कि आप उसको कम रेम्यूनरेशन देना है, उसका जो भी क्वालिफिकेशन है, जो भी उसका एबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग आपको एक रेम्यूनरेशन उसको प्रोवाइड करना है, जिसके थ्रू वो खुद को मोटिवेटेड फील करेगा और कहीं ना कहीं उसके प्रोडक्टिविटी में भी इंक्रीमेंट आएगी और वो अपने काम को अच्छे तरीके से करेगा। तो बस हेनरी फ्योल का ये कहना था कि अपने एम्प्लॉयज़ को रेम्यूनरेशन प्रोवाइड करो। एट्थ प्रिंसिपल है इसके अंदर सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का मतलब है अथॉरिटी को टॉप लेवल के हाथ में रखना। मतलब सेंट्रलाइजेशन, अगर आप टॉप लेवल पे बैठे हुए हो तो आप अपने पास टोटल अथॉरिटी सेंट्रलाइज कर लिए, रख लिए। और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब है अथॉरिटी को हर एक लेवल पे डेलीगेट करना, हर एक लेवल पे ट्रांसफ़र करना, चाहे वो टॉप, मिडिल या लोअर ही क्यों ना हो। Centralization means concentration of decision making authority with some, whereas it dispersal among more than one person is decentralization. वही बताया गया है, centralization decision making authority का concentration है टॉप लेवल के पास, वही डिसेंट्रलाइजेशन डिसीजन मेकिंग पावर का डिस्पर्सल है जो कि हर एक इंसान के पास होता है। तो हेनरी फ्योल का कहना था कि दोनों के बीच में एक प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए, सेंट्रलाइजेशन में भी बैलेंस्ड होना चाहिए और डिसेंट्रलाइजेशन, दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन बना रहना चाहिए। नाइन्थ प्रिंसिपल है स्केलर चेन। स्केलर चेन क्या है? स्केलर चेन एक लाइन ऑफ अथॉरिटी है जिसमें सुपीरियर और सबऑर्डिनेट कम्युनिकेट कर सकते हैं एक दूसरे से अकॉर्डिंग टू देयर रैंकिंग, क्योंकि कोई एक हायर रैंक पे बैठा रहता है, कोई लोअर रैंक पे बैठा रहता है। तो स्केलर चेन बताता है कि आप कैसे एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हो। आप उस चेन को तोड़ नहीं सकते, आपको उस चेन के अकॉर्डिंग अपने काम को परफॉर्म करना होगा, कम्युनिकेट करना होगा। लेकिन इमरजेंसी के केस में अगर कोई सेम लेवल पे एम्प्लॉय बैठा हुआ है तो वो कांटेक्ट कर सकता है। उसका भी एक टूल है, स्पेसिफिकली एक टूल बनाया गया है जिसे हम गैंग प्लैंक बोलते हैं। जैसे कि आप डायग्राम को देखना, ये है स्केलर चेन का डायग्राम। यहाँ पे टॉप आप ए हो, इधर बी है, सी है और डी है। वैसे ही इधर सेम लेवल पे ई, एफ और जी है। ये हो गया आपका स्केलर चेन। अब जैसे कि बी
सेम लेवल पे है, बी और ई सेम लेवल पे, सी और एफ सेम लेवल पे है, और डी और जी सेम लेवल पे है। मान लो इमरजेंसी का सिचुएशन ऑर्गेनाइजेशन में बन गया है, तो जी और बी कांटेक्ट कर जी और डी कांटेक्ट कर सकते हैं एक दूसरे से, जो किसके थ्रू, गैंग प्लैंक के थ्रू। ये जो भी लाइन यहाँ से पास हुआ है उसे हम गैंग प्लैंक बोलते हैं। तो ये डायग्राम आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। वैसे इस डायग्राम से तो आपसे क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा, लेकिन आपसे पूछा जा सकता है गैंग प्लैंक क्या है और गैंग प्लैंक को हम कब यूज करते हैं। 10th प्रिंसिपल है ऑर्डर। हेनरी फ्योल के अकॉर्डिंग उनका कहना था हर एक चीज का एक स्पेसिफिक प्लेस होना चाहिए, सूटेबल प्लेस होना चाहिए। आपके पास जो भी मटेरियल है, जो भी एम्प्लॉयज है, वो एक सूटेबल प्लेस पे रखे जाएं, जिसके थ्रू आप मैक्सिमम एफिशिएंसी निकाल सकते हो। इससे क्या होगा, अगर आप अपने कोई मटेरियल को आपने एक स्पेसिफिक जगह पे रखा है तो वो आपको याद रहेगा, आप जाके तुरंत वहां से ले आओगे, इससे आपका टाइम भी बचेगा। According to the fuel, people and material should be suitable place at an appropriate time for maximum efficiency. इक्विटी, इक्विटी का मतलब है आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो भी एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, आप सबको इक्विटेबल ट्रीट करो, सबको एक जैसा ट्रीट करो। ये नहीं है कि आपको इस ट्रीटमेंट में पार्शियलिटी करनी है, सबको एक जैसा ट्रीट करना है, सबको सबके साथ फेयर बिहेवियर रखना है। तो गुड सेंस एंड एक्सपीरियंस आर नीडेड टू इंश्योर फेयरनेस ऑफ एम्प्लॉयज, all should be treated fairly as possible. The working environment of an organization should be free from all forms of principles of justice and fair play should be followed. No worker should be unduly favored or punished. आप बिना बात के किसी को भी पनिश नहीं करोगे, आपको सबको अच्छे से रखना है, सबको फेयरली ट्रीट करना है। 12th प्रिंसिपल है स्टेबिलिटी ऑफ अ पर्सोनल। स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल का मतलब क्या है, इसके अंदर आपको क्या याद रखना है, नो फ्रीक्वेंट टर्मिनेशन। आप बिना बात के किसी को टर्मिनेट नहीं करोगे, किसी को जॉब से नहीं निकालोगे। कम से कम आपको उस एम्प्लॉय को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 1 साल तो रखना है, जिसके थ्रू आप उसको वो जॉब सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड कर सको जो कि वो ऑर्गेनाइजेशन में लेने के लिए आया है। तो इसके अंदर टर्मिनेशन को अवॉइड करना है, कम करना है। पर्सन को, कोई भी एम्प्लॉय को, उसको एक मिनिमम टाइम देना है जिसके थ्रू वो आपको रिजल्ट दिखा सके। 13th प्रिंसिपल है इनिशिएटिव। अब कोई भी एम्प्लॉय आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, आपको रिजल्ट दे रहा है, तो आपको उस एम्प्लॉय को मोटिवेट करने के लिए आपको कहीं ना कहीं कुछ इनिशिएटिव उसको प्रोवाइड करना पड़ेगा। इनिशिएटिव रिवॉर्ड के थ्रू दिया जा सकता है, बोनस के थ्रू दिया जा सकता है। तो वर्कर शुड बी इनकरेज टू डेवलप एंड कैरी आउट देयर प्लान फॉर इम्प्रूवमेंट्स। इनिशिएटिव मीन्स टेकिंग द फर्स्ट स्टेप विद द सेल्फ मोटिवेशन। आपको उस एम्प्लॉय को मोटिवेट करना होगा, आप उसको फाइनेंशियली मोटिवेट करो या फिर नॉन फाइनेंशियली मोटिवेट करो। लास्ट प्रिंसिपल है स्पिरिट डी कॉप। ये बहुत ही सिंपल प्रिंसिपल है। हेनरी फ्योल का इस प्रिंसिपल में कहना था, आप आई को रिप्लेस करो वी से। आप अकेले ऑर्गेनाइजेशन को नहीं संभाल रहे हो, आपके जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, मेंबर्स हैं, वो सब मिलके आपके ऑर्गेनाइजेशन को संभाल रहे हैं। तो आपके बीच में वो टीम स्पिरिट होनी चाहिए जिसके थ्रू आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकते हो। वो यूनिटी होनी चाहिए और आपके बीच में हार्मनी होनी चाहिए, कोऑर्डिनेशन बना हुआ रहना चाहिए आप सबके बीच में। तो स्पिरिट डी कॉप का यही सिंपल मतलब है, आप कुछ भी नहीं हो, आपके पूरे टीम मेंबर, आप सब एक दूसरे को मिलाकर आप सब कुछ हो। तो आई होप आपको ये 14 प्रिंसिपल समझ में आया होगा। इससे ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं पढ़ना है, ये नोट्स आप इसके नोट्स प्रिपेयर कर लेना। और चलिए तब तक अब मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है साइंटिफिक प्रिंसिपल मैनेजमेंट। तो साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट F.W. टेलर ने दिया था। उनका कहना था ट्रेडिशनल अप्रोच को ख़त्म करो, मॉडर्न अप्रोच पे शिफ्ट कर जाओ, क्योंकि ट्रेडिशनल अप्रोच बहुत ही स्लो होते हैं और कहीं ना कहीं उनमें वो डिमेरिट्स होती है जो कि साइंटिफिक मैनेजमेंट में नहीं होती है। इट मीन्स साइंटिफिक मैनेजमेंट एक इम्प्रूव्ड वर्जन है और ट्रेडिशनल अप्रोच को वो रिमूव कर रहा है और वो मैनेजमेंट, मॉडर्न मैनेजमेंट को अडॉप्ट कर रहा है। तब एक एक करके सारे साइंटिफिक प्रिंसिपल्स को डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। इसके अंदर बताया गया है देयर शुड बी साइंटिफिक स्टडी एंड एनालिसिस ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ जॉब इन ऑर्डर टू रिप्लेस द ओल्ड रूल ऑफ थंब अप्रोच और हिट एंड मिस मेथड। साइंस नॉट रूल ऑफ थंब के अंदर टेलर का कहना था, आप जो भी काम करोगे वो हिट और मिस पे नहीं होना चाहिए, इंट्यूशन के बेसिस पे नहीं होना चाहिए। हिट और मिस का मतलब है कि चलो करके देख लेते, हुआ हुआ, नहीं हुआ तो जाए,
ये हो गया हिट और मिस। इंट्यूशन का मतलब है आपको लगता है कि काश ऐसा हो जाता। इंट्यूशन के बेसिस पे नहीं होना चाहिए। आप जो भी पहले से पुराने ज़माने से रूल ऑफ थंब चला रहा है उसको आपको रिप्लेस करना है। तो साइंस नॉट रूल ऑफ थंब में बताया गया है जो भी काम होगा वो एक टोटल उसका एक स्पेसिफिक बेस होगा, उस बेसिस पे आप उस काम को कंप्लीट करोगे, ना कि आप हिट और मिस मेथड को यूज करोगे, इंट्यूशन के बेसिस पे काम करोगे। सेकेंड है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। देयर शुड बी कंप्लीट हार्मनी बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर्स। यहाँ पे हार्मनी का मतलब है जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट और वर्कर्स हैं उन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए जिसके थ्रू वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव कर सकेंगे। इट इम्प्लाइज दैट देयर शुड बी मेंटल रिवॉल्यूशन। मेंटल रिवॉल्यूशन का मतलब है दोनों एक दूसरे को समझे, खुन्नस नहीं निकाले दोनों एक दूसरे पे, ऑन पार्ट ऑफ मैनेजर एंड वर्कर्स इन ऑर्डर टू रिस्पेक्ट ईच अदर एंड एलिमिनेट एनी क्लास ऑफ कन्फ्लिक्ट टू रियलाइज ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। और आप दोनों के बीच में जो भी कन्फ्लिक्ट चल रही हैं उन दोनों कन्फ्लिक्ट को आपको ख़त्म करना है। तो इसमें क्या याद रखना है, आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो भी मैनेजमेंट है और वर्कर्स हैं उनके बीच में हार्मोनी होनी चाहिए। नेक्स्ट प्रिंसिपल है कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। ये हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड का एक्सटेंशन है। इसमें बताया गया है कंप्लीट कॉपरेशन होना चाहिए, दोनों एक दूसरे को कॉपरेट करेंगे, लेबरर्स और मैनेजमेंट। ये नहीं कि खुद को इम्प्रूव करेंगे। इंडिविजुअलिज्म का कंसेप्ट यहाँ पे टोटली ख़त्म किया गया है। यहाँ पे कॉपरेशन को लाया गया है, इंडिविजुअलिज्म को रिमूव किया गया है। इसमें टेलर का कहना था कि आप और वर्कर मतलब मैनेजमेंट और वर्कर दोनों एक दूसरे को कॉपरेट करें और अपने काम को स्मूथली कैरी आउट करें। फोर्थ है डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी। इसमें टेलर का कहना था आप अपने एम्प्लॉय को रेगुलर बेसिस पे ट्रेन करो, सेलेक्ट करो, कुछ बोनसेस दो और उनको रेगुलर बेसिस पे वैसी ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करो जिसके थ्रू वो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सके। उन्हें कम्पीटेंट बनाओ, ऐसा कर दो कि वो दूसरे से कम्पीट कर सके और उनको एक ऐसा लेवल पे पहुंचा दो जिसके थ्रू वो अपने ऑर्गेनाइजेशन को एक टॉप लेवल पे रख सके। इट इम्प्लाइज taking actions for development of competencies of all person of an organization after their scientific selection and assigning work. This will increase the productivity by utilizing the skills of worker fully. तो ये थे साइंटिफिक के 4 प्रिंसिपल। आई होप आपको ये चारों प्रिंसिपल समझ आए होंगे। अब इसके कुछ टेक्निक्स डिस्कस कर लेते हैं जो कि अलग से साइंटिफिक प्रिंसिपल में बताए गए हैं। तो सबसे पहला है फंक्शनल फोरमैनशिप। फंक्शनल फोरमैनशिप का क्या कहना है? एफडब्ल्यू टेलर का कहना था आप एक ऑर्गेनाइजेशन को 2 पार्ट में डिवाइड करो। एक ऑर्गेनाइजेशन को 2 पार्ट में डिवाइड करो, प्लानिंग डिपार्टमेंट और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। और हर एक डिपार्टमेंट में 4 फंक्शनल एक्सपर्ट होंगे जिसके थ्रू आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को ईजिली अचीव कर लोगे। इसको एक चार्ट से समझते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो ये है फैक्ट्री मैनेजर। आपने 2 डिपार्टमेंट बना लिया, प्लानिंग और प्रोडक्शन। और हर एक डिपार्टमेंट में जैसा कि आप देख सकते हो 4-4 फोरमैन्स हैं। जैसे कि इसमें इंस्ट्रक्शन, कार्ड क्लर्क, रूट क्लर्क, टाइम और कॉस्ट क्लर्क और डिसिप्लिनेरियन। वैसे ही प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में स्पीड बॉस, गैंग बॉस, रिपेयर बॉस और इंस्पेक्टर। और फाइनली जाके आप अपने काम को निकलवा पा रहे हो फोरमैन के थ्रू। तो बस फ्योल का यही कहना था अपनी ऑर्गेनाइजेशन को 2 पार्ट में डिवाइड करो और दोनों डिपार्टमेंट में 4-4 फंक्शनल एक्सपर्ट्स होने चाहिए जिसके थ्रू आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के एफिशिएंसी को इंक्रीज कर सकते हो, प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हो। तो फंक्शनल फोरमैनशिप इज अ टेक्निक इन विच प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशंस आर सेपरेट। इसमें टेलर का कहना था प्लानिंग और एग्जीक्यूशन दोनों ही अलग अलग जॉब है। अगर दोनों जॉब को अलग अलग इंडिविजुअल परफॉर्म करेंगे तो कहीं ना कहीं दोनों अपने काम में स्पेशलिस्ट बन जाएंगे। तो सुपरविजन इज डिवाइडेड इनटू सेवरल स्पेशलाइज्ड फंक्शंस ऑफ ईच फंक्शन इज टू बी इंटरेस्टेड टू अ फोरमैन। देयर आर 8 फोरमैन, इट मीन्स 4-4 फोरमैन हर एक डिपार्टमेंट में, इट मीन्स 2 डिपार्टमेंट में इन द रिलेटेड प्रोसेस और फंक्शंस ऑफ प्रोडक्शन फॉर ईच अंडर प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन हु कीप अ वॉच ऑन ऑल वर्क परफॉर्मेंस। सेकेंड प्रिंसिपल है सेकेंड टेक्निक है स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब है आप जो भी डेली काम कर रहे हो, अपने बिजनेस एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहे हो, उसके लिए आप एक स्टैंडर्ड सेट करके रखो कि आपको इतना काम करना है, इस बेसिस पे आपको काम करना है, जिसके थ्रू आप अपने आउटपुट को मैक्सिमाइज कर सकते हो। वही सिंप्लीफिकेशन का मतलब है आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो भी अननेसेसरी वेराइटीज़ हैं, अननेसेसरी साइज हैं, ग्रेड हैं, प्रोडक्ट और सर्विसेज, सबको एलिमिनेट कर दो। तो स्टैंडर्डाइजेशन में आपको याद रखना है कि एक स्टैंडर्ड सेट करके चलना है और
सिंप्लीफिकेशन में क्या याद रखना है, अननेसेसरी टास्क, अननेसेसरी वर्क को आपको एलिमिनेट करना है। जिससे क्या होगा, आप अपने कॉस्ट को कम कर सकते हो, जो भी आपको कॉस्ट लग रहा है, मशीन टूल्स को सेव कर सकते हो, जिससे आपका पूरी रिसोर्स का फुलर यूटिलाइजेशन हो पाएगा। तो बस इसके अंदर वही बताया गया है, आप चाहो तो इसे पढ़ सकते हो। थर्ड है मेथड स्टडी। मेथड स्टडी में बताया गया था किसी काम को कंप्लीट करने का कोई एक बेस्ट और स्पेसिफिक वे होना चाहिए। द ऑब्जेक्टिव ऑफ मेथड स्टडी इज टू फाइंड आउट वन ऑफ द बेस्ट वे फॉर डूइंग द जॉब। अगर आप ऐसा कर लेते हो, अगर कोई एक बहुत ही अच्छा खासा तरीका आप अपने काम को करने का पता कर लेते हो, तो कहीं ना कहीं आपका एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगा और अपने आप अपने रिसोर्स को फुलर यूटिलाइज कर पाओगे। मोशन स्टडी। मोशन स्टडी का मतलब है, जैसा कि यहाँ बताया गया है, रिफर्स टू द स्टडी ऑफ अ प्रोडक्टिव मूवमेंट। इट इज अ साइंस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड एलिमिनेटिंग वेस्टफुल मूवमेंट्स रिजल्टिंग फ्रॉम अननेसेसरी, incidental and unproductive motions of the worker so that it take less time to complete with the job efficiently। मोशन स्टडी में बताया गया है आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो भी अननेसेसरी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, वेस्टफुल मूवमेंट्स, आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो भी एम्प्लॉयज़ हैं किसी बहाने भी इस जगह से दूसरी जगह पे जा रहे हैं कि उनको कोई टूल्स लेना है, कोई इक्विपमेंट्स लेना है, उन सारे अननेसेसरी मूवमेंट को आपको एलिमिनेट करना है। उसके लिए आप अलग से एक सूटेबल ऑर्गेनाइजेशन, आप उसके लिए एक अलग से सूटेबल सेल्फ बना दो और उसके बगल में ही आपको वो चीज़ प्रोवाइड कर दो जिसके थ्रू वो उस एम्प्लॉय को दूसरे जगह पे जाने की कोई ज़रूरत ना पड़े और अपने काम को वो स्मूथली कैरी आउट कर सके। टाइम स्टडी। टाइम स्टडी बताता है किसी काम को कंप्लीट करने के लिए आपको कितनी टाइम की ज़रूरत है, और ये भी वो गाइड करेगा कि अगर इतने टाइम में आप नहीं करोगे तो आपको ये हो सकता है। इट डिटरमाइंस द स्टैंडर्ड टाइम टेकन टू परफॉर्म अ वेल डिफाइंड जॉब। किसी एक स्पेसिफिक जॉब को कंप्लीट करने के लिए इतने टाइम की ज़रूरत है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ टाइम स्टडी इज टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ वर्कर्स टू बी एम्प्लॉयड, फ्रेम सुटेबल इंसेंटिव स्कीम्स, डिटरमाइन लेबर कॉस्ट। टाइम स्टडी का एक और मतलब आप इसमें समझ सकते हो, वो बता सकता है आपको कितने वर्कर्स की ज़रूरत है और कितने इंसेंटिव स्कीम्स लाने की ज़रूरत है, और आप आपके लेबर कॉस्ट को भी वो डिटरमाइन कर सकता है। सिक्स्थ है फटीग स्टडी। फटीग का मतलब होता है काम करने से जो भी थकावट हुई, ये आप फटीग इसे कंसीडर कर सकते हो। तो इसमें टेलर का कहना था कि आप अपने एम्प्लॉयज़ को कितने घंटे का रेस्ट देते हो और कितनी बार देते हो। कितने घंटे का मतलब कितने बार देते हो, तो नंबर ऑफ रेस्ट इंटरवल्स, और कितने घंटे का देते हो, एंड फॉर हाउ मेनी आवर्स या फॉर हाउ मेनी टाइम। तो ये 2 पॉइंट आपको इसके अंदर याद रखने हैं कि आप अपने एम्प्लॉय को कितने घंटे या कितने टाइम का और कितनी बार, कितनी इंटरवल के लिए आप रेस्ट इंटरवल या रेस्ट टाइम प्रोवाइड कर रहे हो अपने एम्प्लॉय को। 7th है डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। इसके अंदर बताया गया है कि वर्कर्स को उसके प्रोडक्टिविटी के अनुसार वेजेस प्रोवाइड करो। अगर कोई एक वर्कर ज़्यादा यूनिट प्रोड्यूस कर रहा है तो आपको उसको ज़्यादा वेजेस देना है। अगर कोई दूसरा वर्कर या दूसरा लेबरर कम प्रोडक्टिविटी कर रहा है, कम यूनिट प्रोड्यूस कर रहा है, तो आप जाहिर सी बात है उसे कम वेजेस प्रोवाइड करोगे। तो वही यहाँ पे बताया गया है, हायर फॉर दोज हु अचीव अप टू मोर देन स्टैंडर्ड आउटपुट एंड लोअर फॉर इनएफिशिएंट एंड स्लो वर्कर्स। तो ये 7 साइंटिफिक टेक्निक्स थे। इसमें एक और होता है, उसे मैं डालना यहाँ पे नहीं डाल पाया क्योंकि स्पेस कम था, जो कि था मेंटल रिवॉल्यूशन। मेंटल रिवॉल्यूशन कुछ भी नहीं है, बस ये बताया गया है दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में। मैनेजमेंट वर्कर को समझे और वर्कर मैनेजमेंट को समझे। मैनेजमेंट अपने वर्कर्स पे खुन्नस ना निकाले और वर्कर्स वो बात अपने दिमाग में ना लेकर चले कि मेरे साथ वो ऐसा कर रहा है, ऐसा कर रहा है। ये दोनों ख़त्म करना चाहिए ये सब बात को, जिससे क्या होगा, आप दोनों का एफिशिएंसी इंक्रीज़ करेगा और अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल को आप अचीव कर पाओगे। तो आपका प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट यूनिट यही ख़त्म हुआ, इससे और कुछ भी नहीं आएगा। आपको ये वीडियो पूरा आपने ज़रूर देखा होगा, अगर यहाँ तक पहुँचे हो तो इस पर आपको अलग से एक नोट्स प्रिपेयर कर लेना है और इस पर कुछ MCQs भी आपको देख लेने हैं। तो अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक दे दो, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, और हो सके तो कुछ अच्छा सा कमेंट करके जाना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू और बाय।